Now we will see MCQ 14. There are 10 questions, but we will see more questions. Standard let down for PME in farm. ये PME का जो स्टैंडर्ड है वो किस फॉर्म में है, IME का किस फॉर्म में है, और बाकी बहुत सारे। तो यहाँ IME PME आया है, तो IME क्या होता है, PME क्या होता है, ये ना पहले पता होना चाहिए। फार्म तो अपने आप पता चल जाएगा, यादें करा दूंगा, टेंशन मत लेना। IME किन का होता है, टू बी पर्सन्स एम्प्लॉयड, जो पर्सन्स का एम्प्लॉयमेंट होना है, जिनका नौकरी लगना है, उन व्यक्तियों का IME होता है। IME क्या होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इनिशियल मतलब शुरुआत का, शुरू में कर रहा है। मुझे नौकरी लग गया, अभी MCL के एग्जाम 21 फरवरी को एग्जाम दिया, पास हो गया, ऐसा ही नहीं रख लेगा मुझे क्या करेगा, मेरा IME कराएगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किसका होता है, द पर्सन टू बी एम्प्लॉयड, द पर्सन टू बी एम्प्लॉयड, वह व्यक्ति जिसका एम्प्लॉयमेंट होना है। IME किनका होता है, जो पहले IME हो गया। अब बात आता PME किनका होता है, PME किनका होता है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं माइंस में, उनका होता है PME। PME क्या होता है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, फुल फॉर्म भी याद रखिए। PME का क्या होता है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ME का तो दोनों में मेडिकल एग्जामिनेशन है, P का पीरियोडिकल ही हो गया, उधर I का इनिशियल हो गया, इतना ही है, ठीक है। ये तीन PME किनका होता है, जो माइंस में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। तो PME के लिए क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, सर्कुलर्स है, उसको हम 5-6 सेंटेंस में जल्दी निकालेंगे, 15 मिनट से ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। PME हर 5 साल में एक बार करना है, वंस इन एवरी 5 ईयर्स। लेकिन कुछ शर्त दी है कि यदि किसी व्यक्ति का एज 45 ईयर से अधिक है, 45 ईयर से अधिक, 45 साल से अधिक है, उसका हर 3 साल में एक बार PME करना है। एक 10 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था। हर उस आदमी का जिसका रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट के 1 साल पहले, विद इन 1 ईयर ऑफ सुपर एन्युएशन और रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन बोलिए, रिटायरमेंट बोलिए, एक के बात है। सुपर एन्युएशन या रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हर ऐसे व्यक्ति जो 60 साल के बाद भी नौकरी करते हैं, उनका हर साल, 60 साल के बाद हर साल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उन आदमी का भी हर साल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो एस्बेस्टॉस के माइनिंग और मिलिंग में काम करते हैं, जो एस्बेस्टॉस के माइनिंग और मिलिंग में काम करते हैं, उनका भी साल में एक बार, 12 महीना लिखा होगा वहां पे, 12 मंथ, वंस इन एवरी 12 मंथ, मतलब 11 साल होता है जी, ठीक है। कहाँ का बताया, क्या क्या बोला अभी तक, PME 5 साल में एक बार, लेकिन 3 साल में एक बार तब होगा यदि उस आदमी का उम्र 45 से ज्यादा हो गया है। रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर में 60 साल के ऊपर यदि आदमी का एज है और वो नौकरी कर रहा है, तो उसका हर साल PME होगा। एस्बेस्टॉस के माइनिंग या मिलिंग में इंगेज्ड पर्सन्स का साल में एक बार, ठीक है। और PME जो है और शॉर्टर इंटरवल पे किया जा सकता है, फ्रीक्वेंट इंटरवल पर किया जा सकता है, यदि डॉक्टर साहब को लगता है कि कोई डस्ट रिलेटेड सस्पेक्टेड केस है, कि इसको डस्ट वाली कोई डिजीज, उधर बताए थे ना जी, क्या क्या बताए थे, कोल माइनस, न्यूमोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, नॉस टाइप, these are the dust related disease, ठीक है। and the general term for these diseases is pneumoconiosis. Pneumoconiosis is caused due to inhalation of respirable dust of size range 0.25, कितना बोल रहा है बेटा, 0.25 to 3 माइक्रोन, ठीक है। न्यूमोकोसिस किसके कारण होता है, न्यूमोकोसिस क्या लंग डिजीज है, फेफड़ा की बीमारी है, लंग डिजीज है। लेकिन लंग डिजीज होता कैसे, इट इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट ऑफ साइज 0.25 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन साइज। न्यूमोकोसिस जो है रेस्पिरेबल डस्ट को इनहेल करने से होता है, वो रेस्पिरेबल डस्ट का साइज रेंज होता है 0.25 to 3 माइक्रोन साइज।
ठीक है, और ये फेफड़े की बीमारी है। और न्यूमोकोसिस के टाइप बताए, कोयला डस्ट के कारण होता है कोलमाइनस न्यूमोकोसिस, सिलिका डस्ट के चलते होगा तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस डस्ट होगा तो एस्बेस्टोसिस, ठीक है, ये न्यूमोकोसिस के टाइप हो गए, ठीक है, ये हो गया। और आगे क्या था कि जो ऑपरेटर है हमारे एचईएमएम के ऑपरेटर है, उनको बार बार नजर मारना पड़ता है डंपर पे, इस पे, उस पे, लोडिंग पे, तो उनकी आई साइट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई साइट में प्रॉब्लम आता है तो एचईएमएम ऑपरेटर का बोलता है कि 12 महीना में, मतलब 1 साल में उनका भी आई साइट, आंख की जांच करना है, आंख की जांच, आई साइट एचईएमएम ऑपरेटर का साल में एक बार। जो कुकिंग के काम में लगे ऐसे आदमियों का स्टूल टेस्ट, थूक का स्टूल टेस्ट जो है वो 6 महीना में एक बार करते हैं। ये मोटा मोटी दिस आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ पीएमई। ओके, तो उसी पीएमई का स्टैंडर्ड किसमें दिया है? फार्म पी में दिया है। पीएमई का किसमें दिया है? फार्म पी में दिया है। आईएमई का किसमें दिया है? स्टैंडर्ड P1 में। 1 का लिए बेटा, अरे इनिशियल ना, एक कैसे ना चालू होगा जी, इसे इनिशियल वाले का 1, इनिशियल मतलब शुरुआत, प्रारंभ, स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग है तो 1 दिया ना, P1 आईएमई के लिए, पीएमई के लिए P, ठीक हो गया। तो रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय इन फॉर्म, हम लोग के टाइम पे अलग हुआ करता था बेटा, अलग है पढ़ते थे आप लोग, ओकरा भूल जाइए, ठीक है। 2017 में, अप्रैल 2017 में डीजीएमएस ने एक सर्कुलर जारी कर दिया, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय और डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, जो हम लोग का पहले हम लोग के टाइम में फॉर्म भी हुआ करता था, उसको आप कर दिया फॉर्म ए, रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय या डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या रहता है? मेरा नाम रहेगा, मेरे फादर का नाम रहेगा, मेरा परमानेंट एड्रेस रहेगा, मेरा टेम्पोररी एड्रेस रहेगा, मेरा अंगूठा का निशान बनाएंगे, कोई आपका कोई फेस पे या कहीं पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन बताना होगा कि नाक पे तिल है, ठीक है, इस टाइप का कुछ चीज, मतलब कुछ हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, मोल ऑन राइट साइड ऐसा लिखते हैं, ठीक है। वो सारा चीज डिटेल्स फिर उसमें भी देना होता कि इमरजेंसी में आपके किस रिलेटिव को खबर करेंगे, उसका नंबर, उसका पता, ठीक है। लोकल में यदि कुछ हो गया तो मान लो खबर, तो मैं एमपी का रहने वाला हूं, तो एमपी में तो खबर गया और आते आते 2 दिन लगेगा, तो यहाँ लोकल में उसका भी नाम एड्रेस लिख लेता है कि लोकल में आपका कौन है जिसका आप पहचानते हैं, उसका नाम पता इस टाइप का करता है लोग। वो है फॉर्म ए, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय या रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय, किसमें रहेगा? फॉर्म ए में। अटेंडेंस रजिस्टर हम लोग के टाइम पे 3 हुआ करता था, CDE, अब वो खत्म हो गया, अब अटेंडेंस रजिस्टर एक रह गया बेटा। 2017 के बाद यदि कोई ने पुराना वाला पढ़ा होगा CDE भूल जाइए, अब क्या हो गया? सिर्फ अब हो गया है, हाँ, अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर हो गया अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्म डी, चाहे वो ओपन कास्ट का हो, अंडरग्राउंड का हो, अब वो सरफेस हो। अब क्या हो गया? फॉर्म डी हो गया। लेकिन आपका वेज रजिस्टर हो गया आपका बी, वेज रजिस्टर, तनख्वाह वाला जो खाता है वो क्या हो गया? रजिस्टर बी, ठीक। नेक्स्ट लेते, रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट इन फॉर्म, रिपोर्टेबल इंजुरी या रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किस फॉर्म में रहेगा? फॉर्म जे में। फॉर्म जे में ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है, इनका बहुत बार हम चर्चा की है, फिर एक बार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, फेटल एक्सीडेंट किसको बोलते हैं? जिसमें एक या एक से अधिक आदमी मर गया, डेथ हो गया, तब उसको बोलते हैं फेटल, ठीक है। एक होता है मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट में जो है 4 से 9 आदमी की मृत्यु हो जाए तो मेजर एक्सीडेंट, 10 से अधिक आदमी मर जाए, डेथ हो जाए तो उसको बोलते हैं डिजास्टर, ठीक है। अब और होता है छोटा छोटा एक्सीडेंट, जैसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, जी ऐसा एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना जिसमें किसी व्यक्ति को मार चोट लगने के कारण वो अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए 72 घंटा या उससे अधिक के लिए 72 आवर्स आर मोर, ये याद रखिएगा, 72 घंटा या उससे अधिक के लिए काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ है। अब अंग्रेजी में क्या वर्ड देता है उसके लिए? द imposed absence of the injured person from work for a period of 72 hours or more, ये वर्ड याद रखिएगा। वो हो गया रिपोर्टेबल इंजुरी। सीरियस इंजुरी,
सीरियस इंजुरी या सीरियस बॉडली इंजुरी या सीरियस एक्सीडेंट किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा एक्सीडेंट जिसमें किसी का परमानेंट कोई नाक, आंख, कान, हड्डी टूट जाए, कोई भाग टूट जाए, परमानेंटली क्षतिग्रस्त हो जाए, वो क्या हुआ आपका? सीरियस एक्सीडेंट। ठीक है, ठीक। एक होता है माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट क्या होता है? ये इसको सेक्शन 23 में डिफाइन किया है माइनर एक्सीडेंट को। ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसके चलते कोई आदमी 24 घंटा से अधिक के लिए काम से, मोर देन 24 आवर्स, याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, माइनर एक्सीडेंट में मोर देन 24 आवर्स के लिए काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ, इन फोर्स एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स, 24 घंटा से अधिक के लिए, एक्सीडिंग 24 आवर्स, दैट एक्सीडेंट और दैट इंजुरी इज नोन एज माइनर एक्सीडेंट और माइनर इंजुरी। एंड इसका जो रिटर्न है वो फॉर्म के में जाता है बेटा, इनको याद कर लेना, समझ लेना, इतनी बार बोल रहा हूं। मेडिकल रिपोर्ट ऑफ आईएमए और पीएमए इन फॉर्म। आप आईएमए के लिए गए या पीएमई के लिए गए, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में रिपोर्ट देगा? डॉक्टर साहब किस फॉर्म में रिपोर्ट देगा? ट्रिप्लिकेट रहता है। कितना रहता है? ये जो रिपोर्ट रहेगा वो ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी रहता है। एक डॉक्टर साहब अपने पास रख लेता है, एक मैनेजर को भेज देता है और एक जिस आदमी का हुआ उसको देता है। तो मैनेजर साहब पीएमई के लिए 20 दिन पहले, कितना दिन पहले? 20 डेज पहले फॉर्म एम में नोटिस देते हैं कि भैया जाओ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पीएमई के लिए जाइए। लेकिन कोई आदमी कोई रीजनेबल कॉज से, कोई उचित कारण से यदि मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं गया तो मैनेजर साहब उस पीरियड 20 को आधा कर देंगे। 20 का आधा कितना होता है? 10 रुपए ना। तो 10 दिन पहले पे फॉर्म एन में देते। देखिए एम के बाद क्या है? एन। ठीक है, फॉर्म एन में 10 दिन पहले नोटिस देंगे कि भैया अब जाइए। और ये जो 10 दिन पहले फॉर्म एन में नोटिस दिया, इसको सेकंड नोटिस और फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। और यदि इसके बाद भी कोई आदमी मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं जाता है तो he is liable to discharge from service, he is liable to be discharged from service। तो वो आदमी अपने सर्विस से डिस्चार्ज होने का लाइबल होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये हुआ। अब लेकिन मैं तो गया था भैया, तो मेरा आईएमई का या पीएमई का रिपोर्ट देगा ना डॉक्टर साहब ट्रिप्लिकेट में, एक वो अपने पास रखेगा, एक मैनेजर देगा, एक मुझे देगा। तो मुझे किस फॉर्म में देगा वो? मेडिकल रिपोर्ट ऑफ आईएमई और पीएमई इन फॉर्म ओ। एम में नोटिस दिया मैनेजर ने, नहीं गया तो फिर एन में दिया 10 दिन पहले, फॉर्म एम में 20 दिन पहले दिया। फॉर्म एम एन और ओ में क्या हो गया? मेडिकल रिपोर्ट एम एन ओ। पी में क्या किया? पीएमई का रिपोर्ट। P1 में क्या किया? किसका? पीएमई का रिपोर्ट नहीं, पीएमई का स्टैंडर्ड फॉर्म पी में। P1 में स्टैंडर्ड किसका? आईएमई का हो गया। तो एम एन ओ पी। अब क्यू भी आएगा, तो क्यू में जो आपको पार्ट 13 में उसे बताए थे एएमबी वाला, एफिलिएट मेडिकल बोर्ड, जिसमें 3 डॉक्टर साहब होते हैं कि कोई आदमी आईएम पीएमई में मेडिकली अनफिट हो गया तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। कि मेडिकल अनफिट होने के 30 दिन के अंदर में मैनेजर साहब को अप्लाई करेगा। मैनेजर साहब 30 दिन के अंदर में उसका जुगाड़ करेगा कि भैया इसका एएमबी के थ्रू मेडिकल री एग्जामिनेशन हो जाए। तो वो मैनेजर साहब जो है वो एएमबी के द्वारा जो उस आदमी का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है उसके लिए वो फॉर्म क्यू में, किसमें? फॉर्म क्यू में 15 दिन पहले नोटिस देते हैं री एग्जामिनेशन के लिए। री एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल अपीलिएट बोर्ड, अपीलिएट मेडिकल बोर्ड से री एग्जामिनेशन के लिए मैनेजर साहब कंसर्न पर्सन को 15 दिन पहले फॉर्म क्यू में नोटिस देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल रिपोर्ट बाय एमबी इन फॉर्म। अब चले गया आदमी, अब गया तो उसका क्या करेंगे? अपीलिएट मेडिकल बोर्ड या तो फिट करेंगे या अनफिट करेंगे, जो भी करेंगे वो रिपोर्ट तो देंगे। अपीलिएट मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट देगा, वो किस फॉर्म में देगा? वो फॉर्म में देगा एस में। किस में देगा? एस एस। ठीक है। रिपोर्ट ऑफ डब्ल्यूआई का बहुत कुछ बताए हैं। और मेरा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 9 फॉर एनसीएल करके लिखा था उस पार्ट 9 में डब्ल्यूआई का बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने का कोशिश किया था। आपको कितना समझ आया वो मुझे नहीं पता, बट मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया था।